जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज की ये जो वीडियो है ना ये एक कमेंट के ऊपर आधारित है जिसमें कि मुझसे पूछा गया है कि सर स्पीकर्स को कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। जो आपके स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बने हैं, हम खुद भी इस्तेमाल कर देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पीकर्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो स्टार्टिंग जो है इनके कमेंट की यहाँ से हो रही है, आगे और भी है। तो यार पहले तो ये बता दूं इसका जो प्रोसीजर है ना वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, बट मैं कोशिश करूंगा बनाने की कि हम जो स्पीकर्स बनाते हैं अपने डिज़ाइन करते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक राज की बातें होती हैं जो कि नहीं बताई जा सकती हैं किसी को, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी सारी जो बातें हैं वो भी मैं बता सकूं। बट अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा इस बारे में मैं तभी ये वीडियो बनाऊंगा। सो अगर कुछ कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं अगर कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनाइए, कैसे स्पीकर्स को बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें अगर कोई पूछेगा तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा एक डेडिकेटेड पूरी प्रॉपर वीडियो बनाने की। जिस तरीके से हम स्पीकर्स को बनाते हैं उसका जो प्रोसेस है वो बताने की आप लोगों को। आगे इनका जो कमेंट है वो पढ़ते हैं। तो आगे ये लिखते हैं कि मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी कुछ मुझे आपसे सीखने को भी मिला है। आपकी वजह से मेरा साउंड सेटअप भी बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है एक बजट के अंदर। कुछ वर्ड्स ऐसे हमने आपके मुंह से काफ़ी बार सुने हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे को पता नहीं होता है कि इनका मतलब क्या है। तो मैं नीचे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ जिसके बारे में आप अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर जिक्र करते हैं। तो क्या आप इन वर्ड्स के ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें कि आप बताइएगा कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप पता तो लग ही गया होगा कि वीडियो जो है वो इसी पर आधारित है। ये जो वर्ड्स मुझे इन्होंने लिख कर दिए हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या होता है आपने भी आमतौर पर मेरे मुंह से या कहीं पढ़ा होगा या किसी और के मुंह से भी ये वर्ड सुने होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, ब्राइट साउंड, वार्म साउंड, क्रॉस टॉक, हेडरूम। तो ये क्या होते क्या है ये हर एक को नहीं पता होता है। तो चलो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपको देकर इन वर्ड्स का मतलब बताने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वर्ड यहाँ पर लिखा है इन्होंने ग्रुप डिले। तो ये ग्रुप डिले जो है ना आज मुझसे मेरे करियर के अंदर पहली बार किसी ने ये वर्ड मेरे को पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको ये स्पेसिफिकेशन में आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है। इसका जो यूज़ होता है ना ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर यूज़ होता है। ग्रुप डिले का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जो सिग्नल अपने स्पीकर में देते हैं ना, आपका स्पीकर उस करंट को, अब पीछे से जो एम्पलीफायर से सिग्नल आ रहा होता है वो करंट होता है एक तरीके से, वो क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी है एक तरीके से। और जो आपका स्पीकर होता है वो क्या करता है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को एकूस्टिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आवाज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो ग्रुप डिले होता है ना, ग्रुप डिले का मतलब होता है कि आपका जो सिग्नल है, जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो कितनी देर में उस सिग्नल को एकूस्टिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो जनरली है ना ये हमेशा 0 होना चाहिए, 0 सेकंड होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए ना प्लस में होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 के अंदर होना चाहिए। बट ये आपको किसी स्पेसिफिकेशन में मिलेगा। ये जब हम स्पीकर्स को डिजाइन करते हैं ना, जो ड्राइवर्स को डिजाइन किया जाता है, तो ये जो टर्म है ये वहां पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो टाइम तो नहीं ले रहा, वो 0 सेकेंड का टाइम हमारे सिस्टम पे जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे वहां पर आना चाहिए कि ये करंट को एकूस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में 0 सेकंड ले रहा है। तो मतलब परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो ये जो है ये बहुत रेयर सी चीज़ है, इन्होंने पता नहीं कहाँ सुन ली है ये। तो अगली जो टर्म आ जाती है वो आ जाती है फेस रिस्पॉन्स। तो ये वर्ड भी जो है आई डोंट नो आपने कहाँ से सुन लिया, इसका भी जो इस वर्ड का भी जो इस्तेमाल है ना वो आपको किसी स्पेसिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये जब स्पीकर्स को बनाया जाता है, जो ड्राइवर्स को जब बनाया जाता है, तब उसमें हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फेस रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर होता है आपने देखा होगा कि वो प्लस और माइनस दो तरीके से मूवमेंट लेता है। एक होती है प्लस जब स्पीकर बाहर आता है, एक होती है माइनस जब स्पीकर हमारा अंदर जाता है। तो ये जो अंदर और बाहर है ना, इसकी जो कैलकुलेशन हम लगाते हैं उसे हम फेस रिस्पांस बोल देते हैं। यानी कि जब आपके स्पीकर को सिग्नल मिला है प्लस का, वो बाहर जा रहा है, तो वो एक्चुअल में बाहर ही जाना चाहिए, वो अंदर नहीं आना चाहिए। ये जो वर्ड है ना ये स्पीकर्स डिजाइनिंग के टाइम पर तो यूज होता ही है, और जब क्रॉसओवर को बनाया जाता है तब भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एंड इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 डिग्री होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू 0 डिग्री आ रही है ना तो आपका स्पीकर मतलब बिल्कुल सही है, आपका जो क्रॉसओवर है वो बिल्कुल ठीक बना है। तो ये वर्ड भी जो है ये भी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारे जब हम किसी भी डिजाइन कर रहे होते हैं, जब
स्पीकर के किसी ड्राइवर को हम डिज़ाइन करते हैं, या फिर मोस्टली जो क्रॉसओवर को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तब इस कैलकुलेशन को देखा जाता है कि इसमें जो फेस रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि 0 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो ग्रुप डिले है वो भी बिल्कुल 0 सेकेंड आ रही है या नहीं आ रही। तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है। अगर मैं एक स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना कि किस तरह से हम अपने स्पीकर्स को बनाते हैं, तो उसके अंदर इन चीज़ों का सबका जिक्र आएगा वहाँ पर। इसके बाद में आ जाता है ब्राइट साउंड। अब ये ब्राइट जो साउंड होता है ना, ये जो टर्म है ये एम्पलीफायर्स पे भी लागू होती है, ये स्पीकर्स पर भी लागू होती है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि 2 तरीके का साउंड हम जनरली लेकर चलते हैं, एक होता है वार्म साउंड, एक होता है ब्राइट साउंड। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो ब्राइट साउंड है ना, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो स्पीकर है या फिर आपका जो एम्पलीफायर है उसकी जो आउटपुट है वो कैसी है, उसे हम जनरली ब्राइट बोल देते हैं। तो ब्राइट का एक्चुअल जो मतलब है वो होता है कि जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है, यानी कि जो आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो जो छन छन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उसे हम ब्राइट साउंड बोलते हैं। वार्म साउंड का मतलब होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हाई फ्रीक्वेंसी है, वो लिमिटेड आएगी, एक ऐसी आएगी कि वो कानों में चुभेगी नहीं आपको। और इस टाइप के जो स्पीकर्स होते हैं ना, इनका जो मिड फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। अभी एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ब्राइट साउंड की अगर हम बात करते हैं तो क्लिप्स नाम आप सभी ने सुना होगा। तो क्लिप्स के जो स्पीकर्स है ना, इन्हें ब्राइट कैटेगरी के अंदर लिया जाता है, ये छन छन यादा करते हैं। इसी तरह इलेक है, जैसे कि इलेक ब्रांड के जो स्पीकर्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, उनमें ना आपको ज़्यादा ब्राइट मिलता है ना आपको ज़्यादा वार्म साउंड मिलता है। और अगर बात करते हैं बिल्कुल वार्म साउंड की, तो आप वाफाडेल के स्पीकर्स देख सकते हैं। वाफाडेल के स्पीकर्स के अंदर आपको वार्म साउंड मिलता है, उनमें जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उस स्पीकर को आप काफ़ी देर तक सुन सकते हो, उस स्पीकर को या एम्पलीफायर को, जिसमें भी जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे। तो वार्म साउंड जो है ना वो काफ़ी ऑडियोफिल जो बंदे होते हैं ना वो पसंद करते हैं। वो अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे भी जो वार्म साउंड है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, या तो बैलेंस्ड हो या फिर वार्म हो, बट ब्राइट साउंड मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मुझे क्लिप्स के स्पीकर भी नहीं अच्छे लगते। अगला वर्ड आता है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक का मतलब ये है, देखो जब भी कोई गाना रिकॉर्ड किया जाता है तो उन्हें 2 चैनल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट के अंदर। अब जो मिक्सर्स होते हैं, जो गाना बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन वाले होते हैं ना, वो जब म्यूजिक को रिकॉर्ड करते हैं, जब वो म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, तो वो चैनल की तरफ ध्यान देते हैं कि लेफ्ट वाले में कौन सी आवाज़ आनी चाहिए और राइट वाले में कौन सी आवाज़ आनी चाहिए। तो उसे इस तरीके से बनाया जाता है कि लेफ्ट की आवाज़ लेफ्ट वाले में आ रही है, राइट की आवाज़ राइट वाले में आ रही है। बट जब हम उन गानों को या उन फाइल्स को अपने सिस्टम पर प्ले करते हैं ना, तो वो जो लेफ्ट और राइट का जो अलग अलग इफेक्ट होता है वो थोड़ा बहुत मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो वो जो मिक्सर हो रहा है ना, लेफ्ट की आवाज़ राइट में जा रही है, राइट वाली आवाज़ जो है वो लेफ्ट में जा रही है, तो वो जो मिक्सर है ना, जो वो मिक्सिंग हो रही है, उसे क्रॉस टॉक बोला जाता है। तो क्रॉस टॉक जितना ज़्यादा होगा उतना आपका सिस्टम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें लेफ्ट चैनल की आवाज़ राइट में भी जा रही है और राइट चैनल की आवाज़ जो है वो लेफ्ट में भी जा रही है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ड्यूल मोनो के अंदर एम्पलीफायर्स को बनाया जाता है। तो चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हेडरूम। हेडरूम जो है ना, ये एम्पलीफायर की एक टर्म होती है। हेडरूम का मीन्स होता है बैकअप, आप इसे कह सकते हो। मान लेते हैं कि आपका जो एम्पलीफायर है वो 100 वॉट की आउटपुट देता है पर चैनल, और जितनी लाउडनेस आपको चाहिए है उस लाउडनेस तक पहुंचने में आपके एम्पलीफायर का 50% यूज हो रहा है। यानी आपका 100 वॉट का एम्पलीफायर है, बट जितनी आवाज़ आपको चाहिए है उस आवाज़ से आपका 50% वॉटेज के अंदर ही काम चल रहा है। तो अभी 50 वॉट निकल गया, मतलब 50 वॉट आपने यूज़ किया, 50 वॉट जो बच रहा है ना आपके एम्पलीफायर का, वो आपका हेडरूम होता है। और तकरीबन 30 से 40% तक का हेडरूम हमेशा आपका रहना भी चाहिए। यानी आप जो भी एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रहे हो उसका पूरा वॉल्यूम नहीं खोलना चाहिए। आपको जितनी भी आवाज़ चाहिए है वो आवाज़ जो है वो ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा ऊपर जाकर आ जानी चाहिए। तो जितना हेडरूम आपका बच रहा है ना वो उतना ज़्यादा बेटर है। अभी क्लास डी एम्पलीफायर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो यही होती है कि उनके अंदर हेडरूम बहुत ही लिमिटेड होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। तो इस चीज से साउंड क्वालिटी में तो फर्क नहीं आता, बट बैकअप नहीं बच पाता। बीच में कोई ऐसी आवाज आ जाती है जिसमें एकदम से वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो वो जो आपका हेडरूम है ना वो बचता ही नहीं है, तो वो आवाज निकाल नहीं पाएगा उसे। तो ये जो बैकअप बच रहा है ना आपका, इसे हेडरूम बोला जाता है। अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं तो अगली टर्म आ जाती है चैनल सेपरेशन। चैनल सेपरेशन तो देखो बिल्कुल सिंपल चीज होती है कि लेफ्ट और राइट का आपका जो चैनल है, आपके जो स्टीरियो इमेज बनती है वो कितनी सेपरेट है आ रही है, मतलब कि लेफ्ट वाले स्पीकर की आवाज राइट वाले स्पीकर की आवाज में कितना डिफरेंस आ रहा है।
तो वो जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम चैनल सेपरेशन बोलते हैं। और लगभग लगभग 50 dB तक की चैनल सेपरेशन होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगली जो टर्म है वो है स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट जो है ना, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, स्वीट एंड स्पॉट। तो फ्रेंड्स, जब हम एक स्टीरियो का सेटअप करते हैं ना, तो हम अपने स्पीकर्स को इस तरीके से बेंड करते हैं, मोड़ टिल्ट करते हैं, या कि थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं उन्हें, कि जो हमारी सीटिंग है, सीटिंग पर बिल्कुल परफेक्टली सेंटर बनना चाहिए। यानी आप जब अपनी सीटिंग पर बैठकर कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो जो वोकल्स होती है ना, वो वोकल्स आपके सेंटर से आनी चाहिए। आपके स्पीकर लेफ्ट और राइट में लगे हैं, बट जो म्यूजिक है वो लेफ्ट एंड राइट में से आएगा, बट जो आपका वोकल्स है ना, वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो जब हम ये वाला तरीका अपनाते हैं, तो ये जो सेंटर बन रहा होता है ना, इसे हम स्वीट स्पॉट बोलते हैं। और यहाँ इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मेरे मुंह से कई बार ये सुना होगा कि जो स्वीट स्पॉट है वो काफी ज्यादा वाइड बन रहा है। इसका मतलब भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने स्पीकर्स को अलाइन कर लिया। अब मैं बिल्कुल अगर अपनी सिटिंग के सेंटर में बैठता हूँ, तो मुझे वोकल्स जो है ना, वो बिल्कुल सेंटर से सुनाई देते हैं। बट अगर मैं अपनी सिटिंग से थोड़ा सा इधर चला जाता हूँ, तो वो जो सेंटर बन रहा था ना, वो बनना बंद हो जाता है। तो हमें अपने स्पीकर्स को इस तरीके से अलाइन करना होता है। और इसमें कुछ जो भागीदारी होती है, वो हमारे एम्पलीफायर और स्पीकर्स की भी होती है, कि वो जितने अच्छे तरीके से बने होंगे, वो इतना इजी हो जाएगा। वाइड, आपका जो साउंड स्टेज है उसको वाइड करना उतना ही इजी हो जाता है। तो वाइड का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो सोफा है, मान लो कि वहां पे 3 बंदे बैठ सकते हैं, तो उन तीनों बंदों को जो वोकल्स है वो सेंटर में आ रही है। तो उसका मतलब हो गया कि इसका जो स्वीट स्पॉट है ना, वो काफी वाइड है, यानी कि वो फैला हुआ है। आप अगर अपने सोफा के लेफ्ट में बैठ रहे हैं, तब भी आपको बिल्कुल परफेक्ट सेंटर आ रहा है। अगर आप राइट पे बैठते हैं, तब भी आपको जो आवाज है वो प्रॉपर सेंटर में से आ रही है। तो ये स्वीट स्पॉट होता है। और वो जितना ज्यादा वाइड होगा, उसे हम वाइड बोल देते हैं। मतलब कि ये जो स्वीट स्पॉट एरिया है, काफी वाइड है। अगली जो टर्म है वो है बैलेंस साउंड एंड अनबैलेंस साउंड। तो देखो, इसको बिल्कुल इजीली समझ लो कि जो बैलेंस होता है ना, जिसमें एक्सएलआर दिया गया होता है ना, उसको हम बैलेंस्ड बोलते हैं। वो इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। जिसमें आरसीए कनेक्टर दिए गए हैं, उसे हम अनबैलेंस्ड बोलते हैं, या सिंगल एंडेड भी बोल देते हैं। तो इनमें जो फर्क है वो क्या होता है, जो बैलेंस्ड आउट होती है ना, उसमें 3 पिन के कनेक्टर होते हैं। जो आरसी होती है उसमें 2 कनेक्टर, 2 पिनें होती हैं, यानी कि 2 तारें जाती हैं उसके अंदर सिर्फ। और एक्सएलआर के अंदर 3 कनेक्टर्स होते हैं। अब इनका बेनिफिट क्या होता है, कि अगर आप एक्सएलआर को यूज कर रहे हो, तो एक्सएलआर जो है ना, वो ज्यादा डेटा भेजने में कामयाब होती है। और अगर आपका डिस्टेंस काफी लंबा है, तो वो जो डिस्टेंस को कवरेज देना है ना, वो एक्सएलआर की जो कवरेज है वो ज्यादा होती है। और जो साउंड की लाउडनेस है, वो आरसीए की अपेक्षा एक्सएलआर के अंदर ज्यादा आती है। इसके बाद जो टर्म आ जाती है वो है हमारी टीएचडी, यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब ये भी सीधा सीधा पता लग रहा है कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मतलब कि कुल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितनी आ रही है। तो ये जो है, ये हमेशा आपको परसेंटेज के अंदर मिलेगी। जब भी आप किसी एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन देखेंगे, तो वहां पर मेंशन किया गया होगा 0.03% या फिर 0.1%, 0.10%, 0.1010%, या फिर 1.1%। मतलब ये किसी भी कितनी भी रेशो हो सकती है। तो इसका क्या मतलब होता है, कि आपके टोटल म्यूजिक के अंदर कितने परसेंट की डिस्टॉर्शन आ रही है। पॉइंट से पहले नंबर नहीं होना चाहिए कोई भी। ये मात्रा जो है, ये जितनी कम होगी ना, उतना अच्छा है। तो ये टीएचडी इसी को बोला जाता है। देन इसके बाद में आ जाता है एडीसी। एडीसी जो है ना, ये एक कन्वर्टर होता है। ये आपके काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। आपके सेल फोन के अंदर भी होता है, आपके जो डिवाइसेस हैं, एम्पलीफायर्स हैं, जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। जैसे कि डैक होता है ना, डीएसी होता है, तो डैक जो है वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मगर एडीसी जो है, एडीसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो बहुत से इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है वो है डीएसी, यानी कि डैक। ये जो डैक होता है, डीएसी यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसे बहुत सी जगह पर बहुत से ब्रांड जो है वो D2A भी बोल देते हैं, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, इसके ऊपर तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है। इन टॉपिक में से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे शायद जिनके अंदर पहले से वीडियो बनी हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उनके लिंक डाल दूंगा। आप वहां जाकर उनकी डिटेल वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं जी, ये 4K पास थ्रू। ये जो फीचर है, ये आपके एवीआरस में होता है, कुछ रिसीवर्स के अंदर भी होता है। 4K पास थ्रू का मतलब ये होता है कि 4K सिग्नल को ये बाईपास कर सकता है या नहीं कर सकता है। मींस आपने अपने टीवी के साथ में अपने एवीआर को कनेक्ट किया है, और जो भी डिवाइस आप प्ले कर रहे हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि आपने एक डिवाइस कनेक्ट की हुई है, ब्लूरे कनेक्ट किया हुआ है आपने, तो अभी आपने जब कोई मूवी देखनी है ना, तो आपका ब्लूरे जो है वो आपके एवीआर से कनेक्टेड है।
AVR जो है वो टीवी से कनेक्टेड है, यानी कि जब आप ब्लूरे प्लेयर पे कोई भी कंटेंट प्ले करेंगे तो वो जो कंटेंट है वो पहले आपके AVR में जाता है, AVR के बाद वो जो है आपके टीवी में जाता है। तो अगर आपके AVR के अंदर 4K पास थ्रू नहीं दिया गया होगा ना, तो आपको हमेशा उसे देखने के लिए AVR को ऑन करना पड़ेगा। बट अगर आपका AVR 4K पास थ्रू एनेबल है, तो अगर आप अपने AVR को स्टैंड बाय मोड पर भी रख रहे हैं तब भी आपके ब्लूरे का जो सिग्नल है वो आपके टीवी तक चला जाएगा। कभी कभी हम ऐसी चीज देख रहे होते हैं जिसमें हमें AVR इस्तेमाल नहीं करना होता है। मान लेते हैं कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो मैच के अंदर आपको सराउंड साउंड से मतलब नहीं है, आपने देखना है उसे, तो AVR अननेसेसरी ही चल रहा है आपका। बट अगर 4K पास थ्रू है वो, तो आपको AVR चलाने की जरूरत नहीं है, आपकी जो वीडियो एंड ऑडियो है वो सीधा डायरेक्टली आपके टीवी पे प्ले हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव देखो, एक्टिव सबवूफर्स भी होते हैं, एक्टिव स्पीकर्स भी होते हैं, एक्टिव क्रॉसओवर्स भी आते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें एक्टिव एंड पैसिव का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली अगर सिंपल बोलूँ मैं आपको, एक ईजी भाषा में समझाऊँ आपको, तो जो एक्टिव वर्ड है ना, ये प्रोनाउंस करता है कि आपकी जो भी डिवाइस है उसे बिजली की ज़रूरत है चलने के लिए, और जो पैसिव है उसे बिजली की तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सिंपल सा फंडा है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले ही, एक्टिव बुकशेल वर्सेस पैसिव बुकशेल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना, उससे थोड़ा आपको सही से पता लग जाएगा। इसके बाद में आ जाता है जी पिक्सल। पिक्सल वर्ड जो है ये तो देखो बहुत कॉमन वर्ड है, वैसे आपके स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल होता है, कैमराज में भी इस्तेमाल होता है, टीवी प्रोजेक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है। तो पिक्सल्स एक्चुअल में होता क्या है? पिक्सल एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक डॉट है, इन डॉट्स को मिलाकर एक इमेज रेडी होती है। आपने वो देखा है जो एक पजल्स आती है ना बच्चों की, जिसमें वो पजल्स जोड़नी होती हैं हमें, तो एक पिक्चर बन जाती है। तो वो जो पजल्स के पीसीज होते हैं ना, वो एक तरीके से पिक्सल्स होते हैं जो कि आपस में जुड़ जुड़कर एक फोटो को तैयार करते हैं। तो हमारे ऑडियो लाइन के अंदर भी पिक्सल्स का जो मतलब है वो यही होता है। इसके बाद वर्ड आ जाता है जी SPL। SPL जो है इसका मतलब होता है साउंड प्रेशर लेवल। सो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है ये। आपका जो भी सिस्टम है, मोस्टली साउंड बार्स वगैरह के अंदर या फिर सबवूफर्स के अंदर या एक्टिव स्पीकर्स के अंदर आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकेशन में SPL दिया गया होता है। तो ये जो SPL है इसका मतलब है साउंड प्रेशर लेवल, की आपका जो इक्विपमेंट है, जो भी है, मान लेते हैं हम साउंड बार आपके पास है कोई, तो वो साउंड बार कितना प्रेशर दे सकती है, आवाज़ जो है ना उसको कितना दे सकती है। इसको dBs के अंदर ही लिखा हुआ आता है, डेसिबल के अंदर इसको काउंट किया जाता है। ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना अच्छा है आपके लिए। और अगली जो टर्म है वो आ जाती है क्लिपिंग। तो क्लिपिंग वर्ड जो है ना ये एम्पलीफायर्स के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो क्लिपिंग का मतलब एक तरीके से होता है कि डिस्टॉर्शन की शुरुआत। मान लेते हैं आपका एम्पलीफायर में 1 से लेकर 100 तक का वॉल्यूम दिया गया है। जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है वो 70 पर जाने के बाद में अगर डिस्टॉर्शन देने लग जाता है ना, तो उसका मतलब है कि 70 से उसकी क्लिपिंग शुरू हो जाती है। तो क्लिपिंग का मतलब है कि जहां से डिस्टॉर्शन शुरू हो रही है आपकी, उसको क्लिपिंग बोला जाता है। जो क्लिपिंग का रेट है ना, ये सबका अलग अलग है। इस पे स्पीकर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने स्पीकर्स कौन से लगाए हैं। हर एक स्पीकर के ऊपर अलग क्लिपिंग रेट आएगा। हो सकता है कि आपने एक स्पीकर लगाया पहले, उसमें क्लिपिंग का जो रेट है वो 60 पे शुरू हो गया, आपने दूसरा कोई स्पीकर लगाया तो उस पर हो सकता है कि वो 80 पे जाकर शुरू हो रहा है। तो ये अलग अलग होता है। तो क्लिपिंग का मतलब यही है सिर्फ कि आपके वॉल्यूम में कब जाकर साउंड खराब होना शुरू हो रहा है, उसको हम क्लिपिंग बोलते हैं। अगली टर्म जो है वो है ड्राइवर। तो ड्राइवर्स बेसिकली यार कोई भी स्पीकर होता है ना, जो यूनिट होते हैं, मतलब स्पीकर, एक तो हमारा कंप्लीट स्पीकर हो गया, एक जो उसमें स्पीकर लगाए, ट्विटर लगाए, उनको हम ड्राइवर्स बोल देते हैं। जैसे ट्विटर है तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर बोल देते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है। इसी तरीके से कोई सबवूफर है तो उसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उसे ड्राइवर बोल देते हैं। तो ये तो कॉमन सा वर्ड है, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड्स है जो कि इन्होंने पूछे थे मुझसे, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। और ये जितनी भी देखो जानकारी होती है ना, ये कोई मैं किसी कहीं से पढ़कर या ऐसे नहीं देता। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से मैं इसी लाइन के अंदर हूँ, तो बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं इन सालों के अंदर। कुछ इंडिया के लोगों से, कुछ बाहर के लोगों से, कुछ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे इसी लाइन के अंदर जो कि बाहर के डिज़ाइनर्स हैं, बड़े बड़े, जैसे कि नाम है कुछ जो स्पीकर्स डिज़ाइनर्स हैं। अभी जो हम अपने स्पीकर्स बनाते हैं उसमें भी वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक तरीके से ये थ्योरी के बाद में अगर किसी को बताई जाए ना, अगर आप प्रैक्टिकल कर कर देख चुके हैं इन चीज़ों का, तो आप थ्योरिकली किसी को बता सकते हैं ये चीज़। बट आपने अगर प्रैक्टिकल कभी देखा ही नहीं है इन चीज़ों का, तो आप किसी को भी ये चीज़ें नहीं समझा सकते। आप इंटरनेट से डाटा निकाल कर एक वीडियो बना सकते हैं, पढ़ कर बना सकते हैं, बट वो एक एक्चुअल नॉलेज देखो नहीं है वो आपके लिए। वो जो चीज़ें हैं वो तो आप खुद भी इंटरनेट से जाकर पढ़ लोगे, तो हमारे जैसे लोगों की वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बट
किसी भी चीज़ को थोड़ा इजी करके समझाना और अपनी मातृभाषा के अंदर समझाना, ये थोड़ा सा मुझे जो काम है अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इतने सालों से यूट्यूब चैनल ये जो है रन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उनके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि इजी लैंग्वेज के अंदर उनके बारे में भी समझाया जा सके। ये काफ़ी सारे वर्ड्स तो इन्होंने बता दिए हैं, अगर इनके अलावा कोई वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं इस तरीके के जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर दी जाएगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और अभी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।